हम पढ़ेंगे कर्मधारय व बहुब्रीहि समास में अंतर। देखो बच्चों, क्या होता है कि एक ही समस्त पद आता है एग्जाम में, पूछा जाता है, पर अगर हम विग्रह गलत कर देते हैं तो वह हमें आते हुए भी समास का नाम अलग लिख दिया और विग्रह उस समास के अनुसार नहीं किया तो हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। कर्मधारय समास, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है। और बहुब्रीहि समास में, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जब हम इन समस्त पदों का विग्रह करते हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने समास विग्रह कौन से समास के अनुसार किया है। अगर हम बहुब्रीहि समास की परिभाषा के अनुसार विग्रह करते हैं तो हमें उसी का नाम लिखना है, और अगर हम कर्मधारय समास के अनुसार उसका विग्रह करते हैं तो हमें कर्मधारय का नाम ही लिखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कमल नयन, कमल के समान नयन। अगर हमने कमल, इस दो पद, जो कमल नयन शब्द है, इसमें दो पद है कमल और नयन, इन दोनों का शब्द, इन दोनों जो पद है, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों का संबंध अगर हमने उपमान और उपमेय या विशेषण विशेष्य के अनुसार किया तो हम इसका समास का नाम लिखेंगे कर्मधारय। जैसा कि कमल के समान नयन, यहाँ हमने उपमान और उपमेय का संबंध स्थापित कर लिया तो हम इसका नाम कर्मधारय समास लिखेंगे। इसके विपरीत यदि हमने बहुब्रीहि के अनुसार, अर्थात दोनों पदों की प्रधानता न करके हमने तीसरे पद को प्रधान बना लिया विग्रह करते समय, तो हम इस समास का नाम बहुब्रीहि लिखेंगे। जैसे कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात कृष्ण, यानी जो दो पद थे हमारे पास कमल और नयन, इन दोनों पदों के अतिरिक्त हमने तीसरे पद को प्रधान बनाया अर्थात कृष्ण को बनाया, तो ये हमारा समास हुआ बहुब्रीहि। क्योंकि ये बहुब्रीहि समास की परिभाषा के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण के लिए ये शब्द, ये पद आया है। इसी प्रकार हमारे पास एक और उदाहरण है नीलकंठ। अगर हमने नीलकंठ शब्द का या पद का विग्रह करते समय कर्मधारय के अनुसार विग्रह किया, उसकी परिभाषा के अनुसार विग्रह किया, तो यह कर्मधारय का उदाहरण हुआ। और यदि हमने बहुब्रीहि के समान या बहुब्रीहि के अनुसार उसका समास विग्रह किया तो ये बहुब्रीहि का उदाहरण हो जाता है। कैसे? नीला है जो कंठ, अर्थात नीला है जो कंठ अर्थात कर्मधारय समास, मतलब जो कंठ की विशेषता है वह नीली है। यहाँ पर विशेषण विशेष्य, हमने दोनों पदों के बीच में जो दो पद थे नील और कंठ, इन दोनों पदों के बीच में हमने विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित कर लिया, इसलिए ये कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। ठीक इसके विपरीत यदि हमने नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, जो नीले कंठ वाले हैं ऐसा जो व्यक्ति है वह, अर्थात हमने दूसरा यानी कि अन्य पद, इन दोनों पदों के अलावा तीसरा पद शिव का हमने अर्थ निकाला इस पद से, नीलकंठ से, तो ये बहुब्रीहि का उदाहरण हो गया। बहुब्रीहि समास में जैसे हम सब जानते हैं कि अन्य पद की प्रधानता होती है, दोनों पद जो हमें दिखाई देते हैं उनके अलावा तीसरा ही अर्थ उसमें निकाला जाता है, तो हमने इसमें शिव अर्थ निकाला तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार एक और उदाहरण है मेरे पास पीताम्बर। पीताम्बर पीत यानी पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता है कि वह पीला रंग का है, तो यहाँ पर भी हमने दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित कर लिया, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। ठीक इसके विपरीत यदि हमने इन दोनों पदों के बीच में, पीत और अंबर दोनों पदों के बीच में हमने अगर अर्थ स्थापित न करके अन्य पद को विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग किया, दोनों पदों का प्रयोग हमने अन्य पद को बताने के लिए किया, तो यह बहुब्रीहि समास हुआ। जैसे कि पीत यानी पीला है, जो पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, जो पीला अंबर पहनते हैं ऐसे कृष्ण, तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यह एक ही पद दोनों समास का उदाहरण हो सकता है। दोनों समास का नाम लिखेंगे तो सही होगा, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कमल नयन का विग्रह कर्मधारय समास के अनुसार करेंगे, यानी कि विशेषण और विशेष्य संबंध स्थापित करते हुए दोनों पदों में स्थापित करते हुए कर्मधारय समास का विग्रह, समस्त पद का विग्रह करते हैं तो वह कर्मधारय बन जाता है। और अगर हम इस दोनों पदों को या समस्त पद का समास विग्रह बहुब्रीहि समास के अनुसार करते हैं, यानी अन्य पद बनाते हैं, अन्य पद का अर्थ स्थापित करते हैं, दोनों पदों के द्वारा हम अन्य पद को बताने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसी प्रकार जैसे नीलकंठ और पीताम्बर में भी हमें ये ध्यान रखना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो दो समास का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, पर हमें इस पर विशेष ध्यान देना है कि हमने समास विग्रह किस प्रकार किया है। जिस भी समास विग्रह, जिस भी समास की परिभाषा के अनुसार किया है, हम उसी को समास का नाम देंगे।